गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ट्वेल्थ क्लास हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1 और भाग 1 में हम आज विषय 3 जो हमारा है बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये किस प्रकार से बटे हुए थे हमारे आरंभिक समाज में, जिसका समय था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इस पार्ट में दिया गया है कि अलग अलग प्रकार के समाज, अलग अलग प्रकार के जाति और वर्ग ये बटे हुए थे और सामाजिक कार्य और कुछ साहित्यों के बारे में इस पूरे पार्ट में चर्चा की गई है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा विषय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। पिछले अध्याय में हमने देखा था, जहाँ हमने पाठ पढ़ा था राजा, नगर और किसान, वहाँ भी 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। ये हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से महाजनपद और मगध काल, मगध शासन चारों ओर विस्तृत हुआ और उस समय अभिलेख आदि लिखे गए। इनमें से जो कुछ परिवर्तन हुआ था उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? हमारे समाज और समकालीन संस्कृति पर भी पड़ा। उदाहरण के लिए वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि अब लोग नगरीय जीवन जो था उसके साथ साथ क्या कर रहे थे? खेती भी कर रहे थे। और लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, यानी शिल्पकार भी बनने लगे थे। अनेक मूर्तियाँ, अभिलेख आदि बनने लगे थे। तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर कर दिया। लेकिन संपत्ति का बंटवारा कैसा था कि अमीर वर्ग या शासक वर्ग के पास धन था और गरीब वर्ग जो था उसके अधीन था। इसलिए ये सामाजिक विषमता थी उस समाज की। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए कि हमारा समाज कैसा था, इसको समझने के लिए साहित्यिक परंपरा का उपयोग करते हैं और कुछ सामाजिक व्यवहार जो कि हमारे मानदंड यानी कुछ नियम तय करते हैं, तो उन ग्रंथों में इन नियमों का क्या है? उल्लेख है। और ये जो ग्रंथ है वो समाज में मौजूद जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। अभिलेखों की बात करें तो वो भी हमें समाज के ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक दिखाते हैं, यानी कौन कौन से हमारे इतिहास में राजा, शासक, साहित्य रचना करने वाले, शिल्पकार हुए, उनके बारे में बताते हैं। और हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्रंथ, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो साहित्य के रूप में लिखा हुआ हो, चाहे वो अभिलेख के रूप में लिखा हो, जितने भी ग्रंथ हैं वो किसी समुदाय विशेष का दृष्टिकोण लिखा हुआ बताते हैं। अतः ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया है, किन के लिए इनकी रचना हुई, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। इन ग्रंथों की रचना में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है इसका जो प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ, इसके बारे में और ग्रंथों को सावधानी से हमें ध्यानपूर्वक अगर हम देखें तो इन ग्रंथों में उस समय के समाज के क्या हैं? प्रचलित आचार और व्यवहार और रिवाज दिए गए हैं। और उपमहाद्वीप जब बनने लगे थे तो सबसे समृद्ध ग्रंथ था महाभारत, क्योंकि महाभारत ग्रंथ ही अन्य ग्रंथों का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। और सबसे विशाल महाकाव्य था और इस पर अन्य जो देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथ इस पर आधारित थे। वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोक से अधिक, यानी इसमें माना जाता है कि लगभग 1,00,000 से भी श्लोक से अधिक संख्या थी। इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियाँ और परिस्थितियों का लेखा जोखा था। यानी उस समय समाज की स्थिति क्या थी, उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी, 1,00,000 श्लोक में इस महाभारत के अंदर वर्णन किया गया था। और ये जो महाकाव्य लिखा गया था इसकी रचना 1000 वर्ष पूर्व की रही होगी, लगभग 500 ईसा पूर्व जिसको कहते हैं। और इसकी जो कथाएं हैं इस काल से पहले की हैं। और महाभारत की जो मुख्य कथा है वो हम जानते हैं कि कौरव और पांडव ये 2 परिवार थे, इनके बीच किस प्रकार से युद्ध हुआ उसका चित्रण था। सामाजिक समुदायों के आचार, व्यवहार, मानदंड ये भी इस ग्रंथ में बताया गया है। यदा कदा इस ग्रंथ के जो मुख्य पात्र हैं वे सामाजिक जो नियम हैं, मानदंड हैं, उनका अनुसरण करते हैं और कभी कभी इन मानदंडों की, इन नियमों की क्या करते हैं? अवहेलना यानी उनकी उपेक्षा भी करते हैं। ये जाहिर सी बात है कि जो भी कोई समुदाय या समाज होगा, चाहे वो महाभारत कालीन समाज था
तो उसके जो दो परिवार थे उन्होंने भी कुछ नियम बनाए थे, नियमों को उन्होंने अनुसरण भी किया था, कहीं कहीं नियमों को तोड़ा भी था। अब हम बात करेंगे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में एक महाभारत पर एक संस्करण प्रस्तुत हुआ था जिसको प्रस्तुत करने वाले थे वी एस सुकथांकर। इन्होंने एक योजना बनाई थी, एक प्लान बनाया था, उसके आधार पर इन्होंने समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया और क्या क्या कार्य किया। और प्रारंभ में विभिन्न भागों में, विभिन्न लिपियों में जो लिखी गई महाभारत थी उनकी संस्कृत पांडुलिपि, यानी कि देश के अंदर जगह जगह अलग अलग प्रकार की लिपियों में क्या लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी। और इस महाभारत के ऊपर संस्कृत की बहुत सारी क्या थी, पांडुलिपियाँ थी। और इस प्रकार से योजना बनाई गई कि इन सब पांडुलिपियों को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। और इसमें जो एक समानता रखने वाले जो श्लोक थे उनको चयन किया गया और फिर इनमें क्या किया गया, परस्पर तुलना की गई। तो जितनी भी पांडुलिपि थी उनमें लगभग उनका जो प्रकाशन था वो 13,000 पृष्ठों में किया गया और एक तरह से बड़ा ग्रंथ बन गया था। 47 वर्ष लगे इस पांडुलिपि को इकट्ठा करने में और उसको बनाने में। पहली संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, देखा गया उसमें जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की पांडुलिपि ली इन्होंने, अलग अलग ग्रंथों से लिए, तो सब में कुछ कुछ न क्या थी, समानता थी। और इससे स्पष्ट होता है कि उपमहाद्वीप में उत्तर में जो कश्मीर था वहाँ से लेकर नेपाल, दक्षिण में केरल से लेकर तमिलनाडु की अगर हम बात करें, यानी हम बात करते हैं कि उत्तर में तो कौन है, हिमालय, और उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल, ये जो क्षेत्र था वो उत्तर का इसमें था। और साथ में केरल से तमिलनाडु, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन थे, केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ सभी पांडुलिपियों में क्या थी, समानता पाई गई थी। और महाभारत के जो प्रेषण थे उनमें अनेक क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर सामने आए, यानी इनमें कुछ कुछ अंतर भी था प्रस्तुतिकरण में। प्रेषण का मतलब यहाँ प्रस्तुतिकरण के लिए है। और प्रभेदों का जो संकलन था, मुख्य पाठ और इस पर जो टिप्पणियाँ की गई थी, इस पर जो परिशिष्ट किए गए थे वो लगभग 13,000 पृष्ठों के आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा था। यानी इसमें जो लिखे गए अंश थे उनका क्या किया गया था, इन्होंने वर्णन किया था। इस तरह से देखा जाए तो प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं का द्योतक है, यानी प्रभेद यानी उस जिसमें उन चीज़ों का, उन तथ्यों का वर्णन किया गया पांडुलिपियों में, उसके जो कुछ भेद, कुछ भाग जो किए थे जिसमें वर्णन किया गया था विस्तृत रूप से, उनमें प्रभावशाली परंपराओं, लचीले स्थानीय विचार, आचरण के बीच संवाद कायम करने के लिए सामाजिक इतिहासों का रूप दिया गया था। यानी कि समाज में होने वाले जितने भी विचार थे, आचरण थे, बातचीत थी, संवाद था, इसके बारे में बताया गया था। और ये जो संवाद था, बातचीत था, द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। यानी कि एक तरह से उस बातचीत में क्या था, द्वंद्व था और कहीं कहीं मत ऐक्य था, यानी कहीं कहीं तो समानता भी थी और कहीं कहीं क्या कह सकते हैं हम उसको, द्वंद्व, यानी कि एक दूसरे की बातों को काटने की स्थिति इस प्रकार की थी। इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम समझ देखें, मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित थी जो संस्कृत ब्राह्मणों के द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए थे। यानी जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो स्वयं ब्राह्मणों के लिए थे, संस्कृत भाषा में थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों को अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को सतही तौर से समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में व्यवहार में लाया जाता होगा। यानी जो लिखा गया है, जैसे नियम थे, उनको वैसे के वैसे काम में इन्होंने लिया होगा। कालांतर में विद्वानों ने फिर संस्कृत भाषा के स्थान पर किस भाषा को लिया, पाली और प्राकृत तमिल, इन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। दूसरी भाषाओं के जो ग्रंथ थे उनको भी अध्ययन किया और इनसे स्पष्ट था कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आम तौर से आधारिक थे, यानी उनको प्रमुख माना गया था। आधारिक का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रमुख। संस्कृत ग्रंथों को तो कैसे माना गया था, प्रमुख।
और बाकी जो अन्य ग्रंथ थे उनको भी पढ़ा गया, जो प्राकृत में थे, पाली में, तमिल में, इन सब भाषाओं में थे। और कहीं कहीं अगर इनको आदर्श मानते हुए जब पढ़ा गया था, उनके आधार पर लिखे गए थे अन्य ग्रंथ, तो कहीं कहीं इनकी अवहेलना भी होती थी, कहीं कहीं इनकी उपेक्षा भी होती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी इतिहास के साहित्य की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और उसमें जो अध्ययन था वो वास्तव में वैसा ही होता होगा, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। थैंक यू।